So I hope I'm audible. I hope the screen is properly visible. Whatever is written on the screen that can be seen properly. Screen is not visible. Can you see the screen now? Can you see what is written on the screen? The PDU paper background and other things. Now it's visible, right? Okay, great. So hello everybody and welcome to this session on past year paper of PDU solved by me, Satyanarayan from IQ Ideas. A lot of students, just hold on for a minute. Okay, sorry for that. Let's start. Hello everyone and welcome to this session on past year paper solving for PDEU by me, Satyanarayan of IQ Ideas. A lot of liberal studies aspirants would be attempting papers from various entrance examinations. एंड जो स्टूडेंट्स पीडीयू पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं वो डेफिनेटली पीडीयू के पास्ट पेपर्स देख रहे होंगे। उन्होंने देखा होगा कि पीडीयू ने कई साल ऑलमोस्ट 10-12 प्रीवियस पास्ट पेपर्स उन्होंने डाले हुए हैं। तो क्या ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है? इस पेपर का पैटर्न क्या होता है? इसके क्वेश्चंस कौन से सेक्शंस में से होते हैं? हर सेक्शन का वेटेज कितना होता है? और इसमें जो नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाए, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। सो पीडीईयू पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी का एसएलएस स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज इज अ मेजर इंस्टीट्यूशन फॉर लिबरल स्टडीज एस्पिरेंट्स। इनफैक्ट इंडिया में इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिबरल स्टडीज कॉलेज। और जिन स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर लिबरल स्टडीज में इंटरेस्ट है तो पीडीयू उनका एक टॉप चॉइस रहता है। अब पीडीयू के एडमिशन के लिए आपको पीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसमें 90 मिनट्स का एक पेपर है जिसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के सेक्शंस आते हैं। उसके साथ आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपको एक ऐसे भी लिखना होता है। एंड उसके साथ साथ आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द रिटन टेस्ट सारे कैंडिडेट्स का एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। अब जैसे ही पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है उसके बाद कंबाइंड स्कोर ऑफ योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस रिजल्ट ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू विल गिव यू अ टोटल स्कोर जिसके बेसिस पे आपको पीडीयू में एडमिशन मिलता है। इस सेशन में मैं पीडीयू के 2023 का पेपर लेके आया हूं और ये दिखाने आया हूं कि 2023 एंड सारे जो पास्ट पेपर्स हैं वो कितने इजी थे। कुछ बेसिक प्रिपरेशन अगर आप करो, कुछ बेसिक टॉपिक्स पे अगर आप ध्यान रखो तो आप इजीली इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो चलो पीडीयू के 2023 के एक्चुअल पेपर जो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है उस पे एक नजर डालें। उसका फ्रंट पेज बड़ा सुंदर सा है, बड़ा कलरफुल सा रहता है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दिए हुए हैं कि पेपर में टोटल 4 सेक्शंस हैं। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सेक्शन, पहला सेक्शन है जीके करंट अफेयर्स का, जनरल अवेयरनेस के नाम से इसे कहा जाता है और टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। सेकंड वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तीसरा मैथ्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन है, 20 क्वेश्चंस। एंड फाइनली लॉजिकल रीजनिंग जिसके 20 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर के और हर क्वेश्चन का वैल्यू हाफ मार्क होता है। सो टोटल 50 मार्क्स का वेटेज रहता है 100 क्वेश्चंस के एंट्रेंस एग्जाम में। टाइम आपको 90 मिनट्स दिया जाता है जो मेरी मानिए बहुत ज्यादा है, राइट। आप लेस देन हाफ द टाइम में एक्चुअली पूरे पेपर को क्रैक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। इस पेपर के अंदर उन्होंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख दिया है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो बिल्कुल मार्क कीजिए, नहीं पता हो
तो भी आप एक एजुकेटेड गेस करके कॉन्फिडेंटली उसे मार्क कर सकते हैं। लगा तो तीर, वरना तुक्का। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी। इसलिए ये पेपर वन ऑफ द इजी पेपर्स माना जाता है। चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि पीडीयू के पेपर के अंदर कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन का वेटेज कितना है। तो एक नजर मार लेते हैं इन क्वेश्चंस पर भी। पहले जनरल अवेयरनेस। अब मैं जनरल अवेयरनेस पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि हर साल करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं। बट जरूर एक क्विक रन थ्रू करेंगे ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक्स में से आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चंस। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। ओके, सो महात्मा गांधी जी के लिखे हुए किताबों का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। सेकंड, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। थर्ड, क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। फोर्थ, ईयर ऑफ नीति आयोग। फिफ्थ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, और 4 पोर्ट्स दिए गए हैं। देन इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। फिर इस साल कोई बुक लिखा गया, हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, या पास्ट में कोई बुक लिखा गया है तो उसके ऑथर कौन है। फिर सलमान रश्दी बहुत फेमस और कंट्रोवर्शियल राइटर हैं, उनको बुकर प्राइज किसके लिए मिला। सो लिटरेचर के बेस्ड, बुक्स एंड ऑथर्स के बेस्ड 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक। उसके बाद विच कंट्री विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स गेम्स। एंड 2024 में बहुत ही रेलेवेंट, क्योंकि 2024 में ही हमारे ओलंपिक्स पेरिस में हुए थे। अनदर नेम ऑफ अर्थ समिट, वर्ल्ड हिस्ट्री। पेन नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। स्टेट्स ऑफ इंडिया, सो ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। साइंस में से लाइट ईयर किसका यूनिट है। ज्योग्राफी, यूक्रेन का कैपिटल क्या है। सिविक्स में से फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, ऑपरेशन एंड कंट्री का नाम। मिशन गगनयान, करंट अफेयर्स। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स। उसके बाद इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कब से कब तक रखेगा, करंट अफेयर्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930, सो इंडियाज कनेक्शन विद द नोबेल प्राइज का एक क्वेश्चन आ गया। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इनमें से कौन से हैं। साइको एनालिसिस किसने डेवलप किया। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं, साइंस के लिए ऑलरेडी एक दो क्वेश्चंस देख चुके हैं। देन विच रिवर ड्रेन्स इन अरेबियन सी, ज्योग्राफी। What is headquartered in Austin, Texas? Not to song. Okay. So current affairs में ये सिर्फ सीरियस टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछते। इनफैक्ट पॉपुलर मीडिया, जैसे कि RRR, जो बहुत फिल्म चली थी, ऑस्कर्स तक भी गई थी, नाटू इनफैक्ट ऑस्कर अवार्ड जीत के भी आई थी। तो नाटू सॉन्ग क्या कोई डिटेल, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ, फीफा वर्ल्ड कप विनर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हवाई ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म कौन सा है, इनमें से विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फुल फॉर्म्स एब्रिविएशंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। फिर ज्योग्राफी, अफ्रीका के सराउंडिंग ओशंस कौन से हैं, इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से थे। फिर G20 के बारे में कुछ, गदर मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ। फिर ह्यूमन एनाटॉमी, विच इज द पार्ट ऑफ द आई। बेसिक ज्योमेट्री, हेक्सागन के कितने साइड्स हैं। नील मोहन CEO, ओके, करंट अफेयर्स एंड मेंबर ऑफ सार्क, बेसिक हिस्ट्री। सो लाइक यू कैन सी, ये तो मैंने फटाफट भगा दिए, लेकिन इसमें से इतना तो समझ में आ गया होगा कि इट इज नॉट स्लांटेड टुवर्ड्स एनी वन पर्टिकुलर स्ट्रीम। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, आपको करंट अफेयर्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, बुक्स, बेसिक साइंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों का एक फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है। एंड मोस्टली इन सारे सेक्शंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर पेपर में आया है। आप पीडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पास्ट ईयर पेपर्स को ले सकते हो, आपको 10-12 साल के कुछ पेपर्स मिल जाएंगे, और उसमें एक रफ एनालिसिस अगर आप करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्शंस में से मेनली, कौन से टाइप ऑफ टॉपिक्स में से मेनली जीके एंड करंट अफेयर्स आते हैं। And for a student who is very diligently just following popular news and who has studied the basic textbooks of standards 8th, 9th, and 10th, will be able to solve a majority of these questions. So GK current affairs, although 40% of the paper है, बहुत
चिंता की बात नहीं है। अगर अच्छे से तैयारी करोगे डेफिनेटली एक क्रैकेबल सेक्शन है। पर चलो जीके करंट अफेयर्स की बात को बाजू में रखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट सेक्शन, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश। अब नॉर्मली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देखें तो इंग्लिश में तीन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया गया है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। या तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सो ऑन। या तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। ट्रेडिशनली पीडीयू के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको दो पैसेजेस दिए जाएंगे, हर पैसेज में से रफली 10 क्वेश्चंस। लेकिन इसमें यह बात नहीं कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही करना है, क्योंकि उस पैसेज में से भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब 2023 के पेपर को जब मैंने देखा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पहले पैसेज को देखा, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर में आई। शायद एग्जाम पेपर सेटर ने बहुत चालाकी से ये किया था, क्योंकि कोइंसिडेंस हो सकता है, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वॉट वॉज दिस ग्रेट थिंग? जो पहला पैसेज है, चलो पैसेज तो ठीक है, लेकिन पैसेज के एंड में उन्होंने कहा है कि दिस इज हिंद स्वराज बाय एम के गांधी, राइट? हिंद स्वराज बाय एम के गांधी, द सोर्स ऑफ द पैसेज इज गिवन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि अगर आप पेपर में पीछे जाओ और जीके का पहला क्वेश्चन देखो, तो जीके का पहला क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी, और हिंद स्वराज उसमें से एक ऑप्शन है। यानी जीके सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर उन्होंने पेपर के अंदर ही दिया है। जीके का पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के पहले पैसेज में ही आंसर लेके आया है। अब हर पेपर के अंदर तो शायद ऐसा कोइंसिडेंस ना मिले, बट इस साल उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली ये क्वेश्चन सेट किया है। अगर ये कोइंसिडेंस है तो वाओ। बट आई थिंक बहुत इंटेलिजेंटली पेपर सेटर ने चेक किया कि आप अपने मेमोरी में कितना रिटेन कर पाते हो। डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव रेड इन द जीके सेक्शन एंड एसोसिएट इट विद व्हाट यू आर रीडिंग इन द इंग्लिश सेक्शन? ग्रेट। चलो, सो जीके का सेक्शन तो देख चुके, और हम आते हैं वर्बल एबिलिटी। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द एंटायर पैसेज, बट एक क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखें तो कुछ कुछ क्वेश्चंस, पहले तीन क्वेश्चंस डायरेक्ट पैसेज में से हैं। अगर आप पैसेज को पढ़ोगे और इन तीन क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करोगे, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिटीरियोरेट? अगर आपको डायरेक्ट वोकैबुलरी से इसका आंसर मिल जाए तो ग्रेट, वरना पैसेज के अंदर से तो मिल ही जाएगा। सो क्वेश्चन 44, 45, 46, तीन क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड थे। और अगर आपकी वोकैबुलरी पावरफुल है तो बिना पैसेज को पढ़े भी इन तीन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली मीनिंग नहीं पता, तो पैसेज पढ़ के आपको इसका रफ आइडिया तो आ ही जाएगा। उसके बाद और दो क्वेश्चंस जो पैसेज में से आए, एंड फिर एंटोनिम। सो टोटल 10 क्वेश्चंस में से 6 पैसेज के रीडिंग पे डिपेंड किया, लेकिन 4 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। पैसेज पढ़ के भी आप उसको आंसर कर सकते हो, लेकिन पैसेज पढ़े बिना भी अगर वोकैबुलरी पे आपका कमांड है तो आप इन 4 क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाओगे। सो पहले में द स्प्लिट वाज 6 क्वेश्चंस ऑफ एनालिसिस ऑफ द पैसेज, 4 क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी। अब पहला पैसेज थोड़ा लंबा था, लेकिन दूसरा पैसेज स्लाइटली छोटा है साइज के अंदर, और इसके अंदर देखें कैसे सवाल हैं। तो क्वेश्चन 51, 52 तो पैसेज बेस्ड थे एंड बिलीव मी इजी थे। 53, 54 दो क्वेश्चंस अगेन वोकैबुलरी बेस्ड, एंटोनिम्स एंड सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम हो गया। 55 पैसेज बेस्ड, 56 पैसेज बेस्ड, 57 पैसेज बेस्ड, 58 पैसेज बेस्ड, 59 फिर से सिनोनिम आ गया वोकैबुलरी बेस्ड, एंड देन 60। तो यहां पे 10 में से 7 क्वेश्चंस पैसेज को पढ़ के आप आंसर कर पाओगे, लेकिन 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट वोकैबुलरी बेस्ड हैं। सो 20 में से 7 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के आए, 4+3, एंड 13 क्वेश्चंस पैसेज के बेसिस पे थे। लेकिन बिलीव मी पैसेजेस इतने सिंपल हैं कि आप 10 मिनट में इजीली आराम से 2 बार पैसेज को पढ़ सकते हैं एंड सारे क्वेश्चंस के जवाब निकाल सकते हैं।
सो इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 20 minutes फ्रॉम द 90 minutes आपने 20 questions ऑफ वर्बल एबिलिटी सॉल्व कर दिया है। एंड जीके के 40 क्वेश्चंस, बिलीव मी 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। सो 20 + 20 40 मिनट आपने बिताए हैं। एंड 40 + 20 40 ऑफ जीके 20 ऑफ इंग्लिश 60 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। 100 में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। 90 में से सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने सिर्फ 40 मिनट स्पेंड किया है। यानी अब आपके पास टोटल 50 मिनट बाकी हैं और सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 मैथ्स 20 रीजनिंग के, और बहुत इजीली ये क्रैक हो सकता है। चलो आगे बढ़े, देखते हैं। अब अगला सेक्शन आया क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स, और मैथ्स के नाम पे ही स्टूडेंट्स को 10 लग जाते हैं। लेकिन बिलीव मी, इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। 30 सेकंड से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपने पिछले 10-12 साल के पेपर्स देखे हैं तो 2-3 सवाल तो रिपीटेड हैं। राइट, 2-3 सवाल तो ऐसे हैं जो कम से कम 3-4-5 बार पेपर्स में आ चुका है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग सेम टाइप, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम फिगर्स, सेम वर्डिंग। यानी कि पास्ट पेपर सॉल्व कर लो एंड मैथ्स रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आप शायद रट लोगे। चलो क्विकली देख लेते हैं इन 20 क्वेश्चंस को, और जरूरत पड़े तो सबको सॉल्व भी करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, the cost of 2 chairs and 3 tables is 1300. 3 chairs and 2 tables is 1200. Cost of each table is more than that of each chair by what? सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर का वेरिएबल ले लो x, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल का वेरिएबल ले लो y। तो इससे आपका एक इक्वेशन बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। एंड दूसरा इक्वेशन बन गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1200। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे एलिमिनेशन से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, लेकिन आपको एक्स और वाई के वैल्यूज मिल जाएंगे। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज मोर देन दैट ऑफ ईच चेयर बाय व्हाट, तो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू मिलेगा उसको जो डिफरेंस है वो आपका आंसर है। सॉल्व करने में 20 सेकंड ना लगे। सो पहला क्वेश्चन सिंपल एल्जिब्रा, सिंपल लीनियर इक्वेशन, एंड डन। सो डेफिनेटली इसके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, अगला 44, 41, 38, 35, 32, 29, 26। Understand the pattern, find the next number। उड़ी बाबा, हर साल एक दो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड देख के लगता है यार एक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हो। पैटर्न क्या है, 44 and 41 -3, 41 and 38 -3, 38 and 35 -3, 35 and 32 -3, 32 29 -3, 29 26 -3, 26 -3 is 23। आंसर मार्क किया, आगे बढ़ा। जितना टाइम मुझे बोलने में लगा उससे 1/4 टाइम में तो आपको आंसर मिल गया। सो पप्पू 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, एंड दो क्वेश्चंस डाउन। थर्ड, विच नंबर रिप्लेसेस द सर्कल इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस। एंड सीक्वेंस क्या है, 5 7 11 17 25 35। ओके, अगर ये मेरा सीक्वेंस है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके देखें, अगर ये मेरा सीक्वेंस है 5 7 11 एंड सो ऑन, तो चेक करते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच में। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। सो अगला 12 का डिफरेंस होगा। आंसर मेरा 47 है। 47 क्या मेरे ऑप्शंस में दिया गया है, बिल्कुल 47 ऑप्शन ए है, उसको मार्क करो और आगे बढ़ो। भाई साहब 1 मिनट के अंदर तो पहले 3 क्वेश्चंस हो जाते, चलो 1.5 मिनट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन 62 एंड 63 तो इतना सिंपल है।
हेलो, माइक टेस्ट, साउंड चेक चेक, माइक टेस्ट। अब सुनाई दे रहा है? अभी क्लैरिटी भी है आवाज की? आई होप क्लैरिटी है आवाज की। फुल वॉइस एक्सेलेंट। होता है कभी कभी, टेक्नोलॉजी आगे पीछे हो जाती है। चलो, तो अब तक के क्वेश्चंस हमने देखे, काफी सिंपल हैं, कोई इश्यू नहीं है। ग्रेट। एंड ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम 4-5 बार आ चुका है पास्ट पेपर्स में। चलो, 70th क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। तो पर डे ए एंड बी मिलके 1/15 करेंगे, जिसमें से ए का पता नहीं, लेकिन बी ने 1/20 ऑफ द वर्क किया है। सो 1/x इज 1/15 माइनस 1/20, which is 20 minus 15 upon 20 into 15, which is 5/20 into 15, which is equal to 1/60। तो ए की इंडिविजुअल कैपेसिटी 60 days है। अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क का लेक्चर अटेंड किया है या मेरा कोई भी वीडियो देखा है, तो ये तो लिटरली पहला क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं। राइट? बेसिक, सबसे बेसिक टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है जो हर सेशन में मैं करवाता हूं। एंड डायरेक्ट पहला ही सिंपल क्वेश्चन पीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में आ गया। बढ़िया है, ऐश करो। चलो, सो फार सो गुड। अब 71. A train moving at a speed of 80 kmph crosses a pole in 7 seconds. Find the length of the train. Time, speed, and distance. Speed is equal to distance upon time. Right? अपना पहला फंडा होता है speed is equal to distance upon time. So distance is speed multiplied by time. Speed कितना है? 80 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन आंसर मीटर्स में है, तो किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स पर सेकंड में, तो इंटू 5/18। एंड टाइम कितना है? 7 सेकंड। दैट्स इट। सिंप्लीफाई करो इसको, आंसर आ गया आपका। 15 सेकंड का क्वेश्चन है। अगेन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड सेकंड कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकंड में आ गया। बस, पहले 10 मिनट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लेक्चर में जो फंडे जो पढ़ाए गए हैं उसको यूज करके डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है इसके अंदर। एब्सोल्युटली इजी, एब्सोल्युटली सिंपल। बढ़िया है। ऐसा मैथ्स का पेपर अगर पीडीयू दे रहा है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। ओके, अगला फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। रनिंग मैन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 500 in 4 minutes एट व्हाट स्पीड? अरे वाह, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो मेरा डिस्टेंस हो गया 500 मीटर। टाइम मिनट्स में है तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया मैंने सेकंड्स में। लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो जो भी आया उसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया। दैट्स इट। सिटर क्वेश्चंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पहले 10 मिनट के अंदर जो फंडे पढ़ाए जाते हैं
उन्हीं फंडों को यूज करके टू बैक क्वेश्चंस। वाह रे पीडीयू पेपर सेटर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, भगवान आपका भला करे। ओके, अगला मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। चलो देख लेते हैं इसको कितनी आसानी से फोड़ पाएंगे। 60 liters of milk and mixture 60 liters of mixture of milk and water has 10% water. Okay, so milk है, water है, टोटल है। अब टोटल 60 लीटर्स है, उसमें 10% वाटर है, यानी 54 मिल्क है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 20% इन द मिक्सचर? यानी मिल्क को 80% रख के वाटर को 20% बनाना है, लेकिन मिल्क ऐड नहीं हो रहा है, यानी 80% तो अभी भी 54 है, यानी कि इसका 20% 13.5 होगा। तो 6 में से 13.5 कैसे बनाऊंगा? अगर मैं 7.5 लीटर ऐड करूं तो 6 का 13.5 हो जाएगा। दैट्स इट, 7.5 लीटर ऐड करो, कहानी खत्म। 30 सेकंड का क्वेश्चन। मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के पहले 3 मिनट में जो ये फंडा सिखाता हूं, उस फंडे पे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आ गया, उस फंडे पे डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन बन गया। एक्सेलेंट। नेक्स्ट, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। राइट, अभी तक तो जितने भी थे वो डायरेक्टली सॉल्वेबल क्वेश्चंस थे। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन आया। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, राइट, ट्राई भी नहीं करेंगे, शायद छोड़ ही देंगे। लेकिन अगर आप उन 10% स्टूडेंट्स में से हो जो थोड़ी दिमाग लगा के ट्राई करेंगे, तो 100% सॉल्वेबल है। हाँ, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है और आप एग्जाम के टेंशन में, एग्जाम के फ्लो में डिसाइड करते हो इसे स्किप करना है, एब्सोल्युटली फाइन। बट देख ही लेते हैं क्वेश्चन क्या है। In a kilometer race, A beats B by 40 meters or 5 seconds. What is the time taken by A over the course? Okay, तो दो चीजें हैं। या तो डिस्टेंस के बेसिस पे कंपेयर करो, राइट, 40 मीटर्स, यानी कि ए जब 1000 मीटर तय करता है तो बी 960 ट्रेवल करता है। या तो ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड्स, यानी कि सेम डिस्टेंस के लिए ए जितना टाइम लेता है बी उससे 5 सेकेंड लेता है, राइट। सो पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस कॉमन है, राइट। अज्यूम कर लेते हैं कि पहला केस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ इज द सेम, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड वन टाइम वन इज स्पीड टू टाइम टू। स्पीड वन स्पीड ऑफ ए तो पता नहीं, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो टी जितना टाइम लगाता है बी उससे 5 सेकेंड ज्यादा लगाता है। सो एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू T+5 अपॉन टी। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या है, अगर दोनों का टाइम सेम लेता हूं, राइट, तो टाइम वन इज इक्वल टू टाइम टू, विच मीन्स डिस्टेंस वन अपॉन स्पीड वन इज डिस्टेंस टू अपॉन स्पीड टू। तो डिस्टेंस वन ए ने 1000 ट्रेवल किया एंड बी ने 960 ट्रेवल किया, तो एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 960 मिल गया। तो मेरे पास दो एस ए अपॉन एस बी के वैल्यूज आ गए। तो T+5 अपॉन टी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 960। सॉल्व करके टी ले लो। टी क्या है? ए की टाइम, एंड फाइंड क्या करना है? ए का टाइम। तो सॉल्व करके टी का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर एग्जाम में ये स्ट्राइक नहीं होता तो ये क्वेश्चन को जाने दे सकते थे, लेकिन अब जब मैंने आपको बता दिया है तो आराम से बैठो, एक बार समझो मैंने क्या बताया है, एंड ये क्वेश्चन को डेफिनेटली आप लेस देन अ मिनट, मैक्सिमम टाइम मैं इसी क्वेश्चन को दे रहा हूं, बट फिर भी अंडर 1 मिनट डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब what is the probability of getting an even number when a dice is rolled? यार, डाइस में होते 6 नंबर हैं, उसमें से 3 इवन है, 3 ऑड है, तो 6 में से 3 इवन होंगे, यानी कि 1/2। 50% प्रोबेबिलिटी है, 50-50%, 50 चांस है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। सो 1/2 आंसर है। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं है, बेसिक फंडा, राइट। सॉल्व भी नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को मार्क करना है, आगे बढ़ना है।
दैट्स इट। चलो 76 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। What is the market price of 9% share when a person gets 180 by investing 4,000? अब फॉर अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, राइट? मैंने भी पहली बार जब देखा था तो ज्यादा समझ में नहीं आया था, बट लॉजिक बहुत सिंपल है, समझो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं जब एक कोई शेयर लेता हूं, उस पर 9% प्रॉफिट कमाता हूं, तो 4,000 इन्वेस्ट करके 180 कैसे कमा सकता हूं, राइट? सो 180 कमाने के लिए एक शेयर का प्राइस क्या होगा? सो 4,000 जब रुपीस हैं, उस पे 180 का प्रॉफिट है। सो 9 का प्रॉफिट किस पे है? सो 9 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाय 180, यानी कि 200 रुपए का अगर एक शेयर है और उस पर 9% प्रॉफिट है, तो 4,000 रुपए लगा के आप 180 कमाओगे। दैट्स इट। फंडा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिनको शेयर्स का ये बेसिक फंडा नहीं पता उनके लिए स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट ये एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ये फंडा अब आपको समझ में आ गया, तो गारंटीड इसी क्वेश्चन का जवाब आप पेपर में दे पाओगे। एब्सोल्युटली इजी ना। फिर से सीरीज 2, 5, 9, 19, 37, ओके। 2 और 5 बीच में 3, 5 और 9 बीच में 4, 9 और 19 बीच में 10, 19 और 37 बीच में 18, ओके। सो 2 + 3 = 5, 5 + 4, ओके। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बट टफ नहीं है। सो 2 × 2 + 1 किया तो 5 आ गया, 5 × 2 -1 किया तो 9 आ गया, 9 × 2 +1 किया तो 19, 19 × 2 -1 किया तो 37। ओ, सो डबल करके +1 -1 +1 -1, तो 37 × 2 +1 करो और देखो आंसर ऑप्शन में है या नहीं है। 75, 75 ऑप्शन सी है। क्रैकेबल, राइट? थोड़ा थोड़ा स्लाइटली स्मार्ट क्वेश्चन, बट इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं था कि आंसर नहीं आ सकता। ओके। 78 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेफिनेटली अंडर अ मिनट क्रैक हो सकता है। सो देखते हैं। A dishonest shopkeeper sells sugar at a cost price but makes 25% profit by using faulty weights. Okay. So when he makes 25% profit by using faulty weights, उसका मतलब तो ये हुआ कि वो बोल रहा है कि मैं आपको 100 रुपए की चीज दे रहा हूं, लेकिन 100 रुपए की चीज दे नहीं रहा है, राइट? 100 रुपए में दे रहा है, लेकिन 100 रुपए की वैल्यू नहीं दे रहा है आपको, उससे कम दे रहा है। सो इसमें फंडा क्या है कि अगर वो 100 रुपए की चीज दे रहा होता तो 125 रुपए में 25 रुपए की प्रॉफिट, 25% की प्रॉफिट, बट एक्चुअली 100 रुपए में ही आपको बेच रहा है, यानी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? तो 100 × 100 डिवाइडेड बाय 125, 5 जार 4 जार 20 × 4, यानी एक्चुअली तो उसका कॉस्ट प्राइस सिर्फ 80 रुपीज है, 80 रुपीज का ही कॉस्ट दे रहा है। नाउ व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड यू ऑफर टू मेक 12% प्रॉफिट? 80 रुपीज पे उसको 12% प्रॉफिट कमाना है, यानी 12/100 इंटू 80। सो इन दिस केस 12 इट्स 96, सो 9.6 कमाना है, यानी कि 89.6 उसके जेब में आना चाहिए। 100 रुपए की जगह 89.6 लाना है, यानी 10.4 रुपए का डिस्काउंट दो, 10.4% का डिस्काउंट दो। दैट्स इट। थोड़ा स्पीड में भगाया मैंने, बट अगर आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का मेरा लेक्चर देखोगे तो इजीली ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस किया है तो जिस स्पीड में मैंने सॉल्व किया उतने ही स्पीड में पेपर में भी आप क्रैक कर पाओगे इसको। एब्सोल्युटली इजी क्वेश्चन। ओके, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। It says if instead of 365 days a year was of 400 days and a leap year was of 450 days,
then what will be the day on the first day of the year 2031 if the first day of 2021 is a Thursday, given that a week still has 7 days? बिलीव मी 90% ऑफ बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देंगे, समझ में नहीं आया जाने दो। लेकिन अगर आप उस रिमेनिंग 10% में से हो जो सोचता है, ढूंढते हैं क्वेश्चन को, थोड़े समझने की कोशिश करते हैं, तो 100% इसको क्रैक करोगे। फंडा बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साल में, रेगुलर साल में 400 दिन है एंड हफ्ते में तो 7 ही दिन है। सो 400 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? 7 5 जार 35, 5 and 0, 7 7 जार 49, 1। फंडा क्या हुआ कि 400 दिन बराबर 57 वीक्स प्लस 1 डे। तो इसका फंडा क्या हुआ कि 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 399th डे पे पूरा हफ्ता खत्म होता है संडे को जाके, यानी कि जो 400th डे है वो वापस मंडे है। यानी रेगुलर साल में मंडे से चालू होता है तो मंडे पे ही खत्म होता है, राइट। एंड लीप ईयर में 450 दिन है, तो 450 डिवाइडेड बाय 7 का फंडा 7 6 जार 42, 7 4 जार 28 एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 450 दिन इज 64 वीक्स प्लस 2 डेज। यानी कि रेगुलर साल मंडे टू मंडे है, 1 जन टू 31 दिसंबर, तो लीप ईयर मंडे स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे को खत्म होगा, बिकॉज 64 एग्जैक्ट वीक्स प्लस 2 डेज। सो मंडे को स्टार्ट होके संडे को खत्म हुआ, 2 दिन मंडे ट्यूसडे। बस यही तो फंडा था जिसपे अपने को दिमाग लगाना था। अब ये समझ में आ गया तो रिमेनिंग क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। सो जो साल 2021 का पहला दिन था वो था थर्सडे, और मुझे 31 तक जाना है। सो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। और इसमें से 24 लीप ईयर है, 28 लीप ईयर है, डिविजिबल बाय 4 का रूल जो आपको पता होना चाहिए। सो रेगुलर साल जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन खत्म होता है। सो 21 थर्सडे को स्टार्ट हुआ, थर्सडे को खत्म हुआ, तो अगला साल फ्राइडे को स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को खत्म हुआ, फिर सैटरडे टू सैटरडे। अब लीप ईयर है तो संडे को स्टार्ट होके मंडे को खत्म होगा, फिर अगला साल ट्यूसडे टू ट्यूसडे, अगला साल वेनेसडे टू वेनेसडे, फिर थर्सडे टू थर्सडे। 28 लीप ईयर है तो फ्राइडे टू सैटरडे, फिर 29 संडे टू संडे, फिर ये मंडे टू मंडे। तो अगला साल 31 विल स्टार्ट ऑन अ ट्यूसडे एंड मुझे पहुंचना भी था फर्स्ट डे ऑफ 2031 तक। सो आंसर इज ट्यूसडे। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये फंडा समझ लो तो इतना इजी है क्रैक करना। गधा मजूरी है, सिर्फ लंबा चौड़ा लिखना है, दिमाग बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, बट 100% इसको आप ऐसे क्रैक कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन। A man goes out of home and returns after some time. He notices during the absence clock's minute hand is 288. How much is rotated? अरे यार, 1 घंटे में जो मिनट हैंड है वो जब 360 डिग्री पूरा एक गोला काटता है, तो जो आपका आवर हैंड है वो 1/12 काटता है, यानी कि आवर हैंड जो है वो 30 डिग्री काटता है। तो मिनट हैंड ने अगर 288 काटा है तो आवर हैंड ने कितना काटा होगा? 288 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360। सिंप्लीफाई करो, आंसर ढूंढो, मार्क करो, 1 मार्क कमाओ, आगे बढ़ो। दैट्स इट। इतना इजी क्वेश्चन था। फंडा तो इतना ही था ना कि 1 घंटे में मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री कवर करता है, और उसी 1 घंटे में 1/12 ऑफ द सर्कल यानी 30 डिग्री है वो आवर हैंड कवर करता है। बाकी तो रेशियो का क्वेश्चन है कि 360 के मुकाबले 30 डिग्री तो 288 के मुकाबले कितना।
सो 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के रिमेनिंग ऑलमोस्ट 16-17 क्वेश्चंस सिटर्स 30 सेकंड से कम टाइम, यानी कि मैक्सिमम 20 मिनट, एंड मैथ्स का सेक्शन इज डन डन डन। सो 20 मिनट में आपने इंग्लिश क्रैक किया, 20 मिनट में आपने जीके किया, 20 मिनट में आपने ये वाला सेक्शन मैथ्स का क्रैक कर दिया, बचे 30 मिनट और रीजनिंग के 20 ही क्वेश्चन बाकी हैं। चलो उस पे भी नजर डाल देते हैं। अब रीजनिंग में क्या ही पूछ लेंगे, ओ एनालॉजी, डिजीज और पैथोलॉजी का रिलेशन है वो प्लैनेट का किसके साथ है। स्टडी ऑफ डिजीज इज पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लैनेट इज एस्ट्रोनॉमी। वोकैबुलरी का क्वेश्चन था, रीजनिंग में क्या कर रहा है ये सवाल, अंग्रेजी में पूछ लेते, बट ठीक है यार, थोड़ा बहुत वर्बल लॉजिक है। सो 5 सेकंड पहला क्वेश्चन डन। म्यूजिक इज, म्यूजिक कैन रिफ्रेश यू, हंगर कैन एग्जॉस्ट यू। ले 5 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन। स्कल कैन प्रोटेक्ट द ब्रेन, शेल कैन प्रोटेक्ट द नट। और स्कल कवर्स द ब्रेन, शेल कवर्स द नट। और 5 सेकंड, 3 क्वेश्चन डन। भाई 15-20 सेकंड में तो 3 क्वेश्चन उड़ गए, 17 क्वेश्चन बाकी है, टाइम ही टाइम है अपने पास। ओके, इन अ रो ऑफ बॉयज रवि इज एट 13th फ्रॉम बोथ द एंड। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। सुना ये गाना? नहीं, जाके यूट्यूब पे सर्च मारो। लेकिन इस क्वेश्चन में रवि भाई साहब हैं एक, उसके इस साइड 13 खड़े हैं, दूसरे इज एट 13th नंबर, यानी कि उसके आगे 12 हैं, उसके पीछे 12 हैं। तो 12 एक और 12, 12 एक 13, 12 25, टोटल 25 लोग हैं। इस साइड 12, मैं 13वां, इस साइड 12, मैं 13वां, मेरी 13वीं, और मैं टोटल 25 लोगों में खड़ा हूं। कम ऑन यार, 10 सेकंड से ज्यादा कौन टाइम लगाता है इस प्रॉब्लम पे। विच वर्ड डज नॉट, अरे यार ये वोकैबुलरी के इतने क्वेश्चंस ये लोग लॉजिक में क्यों पूछते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, रेजिलियंस, ग्रिट, हार्डीनेस, तीनों का मतलब सेम होता है। वल्नरेबल इज द एंटोनिम, हो गया वल्नरेबल आपका ऑड मैन आउट, मार्क करो आगे बढ़ो। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, किंग, आर्मी, बैटल, प्रे। ले किंग, आर्मी, बैटल तीनों युद्ध के रिलेटेड हैं, प्रे प्रार्थना, नथिंग टू डू विद दैट, ऑड मैन आउट, आगे बढ़ो। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर, ये थोड़ा ट्रिकी था, ना मार्क करते तो चलता, बट वीवर, डांसर और कारपेंटर तीनों स्किल बेस्ड प्रोफेशंस हैं, जबकि क्लर्क एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशन है। सो क्लार्क मार्क किया, आगे बढ़ लिए, नहीं भी किया तो ठीक है, एक क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं, जाने दे सकते हैं। ओके, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कुछ बाकी हैं, और टाइम ही टाइम है भाई आपके पास, 20-25 मिनट बाकी हैं, शांति से करते हैं सॉल्व। ओके, क्वेश्चन क्या है, अरेंजमेंट। चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रोहन, नहीं अरेंजमेंट नहीं है, मैथ टाइप लग रहा है, बट देखते हैं। चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रोहन, शिवानी, राहुल एंड प्रीति इन सच अ वे दैट रोहन गेट्स मोर देन शिवानी बट लेस देन राहुल। ओके, Rahul gives 5 chocolates to Preeti and 3 to Shivani so that they have equal number of chocolates. Okay? शिवानी को कम दिया और प्रीति को ज्यादा दिया तो इक्वल हो गया, यानी प्रीति का तो शिवानी से भी कम होना चाहिए था, तभी प्रीति को 5 की जरूरत पड़ी और शिवानी को 3 की जरूरत पड़ी इक्वल होने के लिए। ओके, हु गॉट द मैक्सिमम, अरे यार ऑब्वियसली राहुल गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ले, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ कंफ्यूज हो सकते थे बट नॉट रियली यार, इतना सिंपल था। ओके, कंपैरिजंस, पजल्स, ये पजल्स तो मैं 100% करवाता हूं। इनफैक्ट जब मैं पजल्स का सेशन लेता हूं, पहले 4-5 क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं। सो दीप्ति इज नॉट एज टॉल एज चेरी, सो दीप्ति इज शॉर्टर देन चेरी। अनीता इज टॉलर देन दीप्ति बट शॉर्टर देन सीमा। ओके, अनीता इज टॉलर देन दीप्ति बट शॉर्टर देन सीमा, बट चेरी कहां फिट होता है, आई डोंट नो। प्रिया इज टॉलर देन दीप्ति बट शॉर्टर देन चेरी। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, बट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ऑल दे आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट्स, हु इज द फर्स्ट एंड लास्ट गर्ल। ओके, सबसे फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट विल बी शॉर्टेस्ट एंड लास्ट गर्ल शुड बी दी टॉलेस्ट गर्ल। ओके, शॉर्टेस्ट गर्ल में ए एस या सी तो नहीं हो सकते, सो ए एस या सी तो नहीं हो सकते।
and Seema is also shorter than Priya. Seema is shorter than Priya. So Priya can be taller than A and D. Okay? चलो एक ट्राई करते हैं. Dipti not as tall as Cherry. Anita taller than Dipti, shorter than Seema. Priya taller than Dipti, but shorter than Cherry. Oh, mil to gaya. That's it. So Cherry is the tallest, shortest is Dipti. So Dipti is first, Cherry is last. कंफ्यूज हो रहा था बट जरूरत नहीं थी. एक्चुअली सॉल्व हो जाता ये क्वेश्चन. इजी 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 इजी. चलो. मैन ऑलवेज फिलोसफी. Man always differs from other low creatures in respect of digestion. Nah, same है. Reproduction same है. Critical thinking yes. Human beings का fundamental difference यही है कि वो critical thinking कर सकते हैं. आंसर है, मार्क करो, आगे बढ़ो. Which of the following is always a must in debate? Dice, room, mic, no speaker. Debate is speaking. तो अगर स्पीकर ही ना हो तो कौन डिबेट करने वाला है? तो स्पीकर के अलावा सब कुछ एक्सपेंडेबल है, सब कुछ बिना उसके चल सकते हैं, बट स्पीकर कंपलसरी है, राइट? स्पीकर एज इन द पर्सन हु स्पीक्स. सो दैट इज द आंसर. एक्सेलेंट. ओके. In a code language, 396 means days are hot, 459 nights are cold, 743 days and nights. Find the code for and. Easy question है बे. पहले तो कंपेयर करते हैं 396 एंड 459. दोनों के अंदर 9 कॉमन है एंड दोनों के अंदर R कॉमन है, तो 9 का मतलब हो गया R. 459 एंड 743 में 4 कॉमन है एंड नाइट्स आर कोल्ड, डेज एंड नाइट्स में नाइट्स कॉमन है, तो 4 का मतलब हो गया नाइट्स. दैट मीन्स 5 का मतलब हो गया कोल्ड. एंड 396 एंड 743 में 3 कॉमन है एंड दोनों के अंदर डेज कॉमन है. बचा क्या? 7. तो 7 का मतलब होगा एंड, तो एंड का मतलब होगा 7. दैट्स इट. सो ऐसे कंपैरिजन करके देखेंगे, फटाफट फटाफट चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बाय द वे, इसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं. कोडिंग के बाद ये चैप्टर आता है. 15 मिनट के अंदर तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है. नथिंग ग्रेट इन दैट. ओके. माई सिस्टर इज 4 years यंगर टू मी. ओके. एज बना लेते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है. सो मेरा एज ले लो x, सिस्टर का एज ले लो मुझसे 4 साल कम. मदर इज 20 ओल्डर टू मी, तो माँ की उम्र मुझसे 20 साल ज्यादा है. सो इफ आई एम 16 ऑफ एज, मेरी उम्र अगर 16 है तो बहन की उम्र 12 हो गई. एंड बहन की उम्र 12 हो गई, माँ की उम्र 36 हो गई. एंड 12 एंड 36 यानी कि बहन जब पैदा हुई थी 12 साल पहले, तो 12 साल पहले माँ की उम्र 24 साल. 24 साल मार्क किया, आगे बढ़े. इजी. कुछ भी खास नहीं था यार. 5 boys are sitting in a circle facing the center. Okay. Manish left of Rohit, Vineet right of Amish, between Amish and Nikhil, who was to the right of Manish. Okay, question. अबे कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. राइट ऑफ मनीष कौन था? मनीष जिसके लेफ्ट में था वो मनीष के राइट में होगा. मनीष वॉज टू द लेफ्ट ऑफ रोहित, सो रोहित इज टू द राइट ऑफ मनीष. रोहित मार्क करो, आगे बढ़ो. सीरियसली आपको लगा था ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है? चलो बना के भी देख लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. सो सर्कुलर अरेंजमेंट में मनीष इज टू द लेफ्ट ऑफ रोहित, तो ये रोहित है, तो यहां पे मनीष होगा. राइट. 5 लोगों को बिठाना है. विनीत इज राइट ऑफ अमीश, बिटवीन अमीश एंड निखिल, तो विनीत बीच में आ गया. विनीत इज टू द राइट ऑफ अमीश, तो अमीश यहां पे आ गया, निखिल यहां पे आ गया. सो हु इज टू द राइट ऑफ मनीष? मनीष के राइट में. हु इज टू द राइट ऑफ मनीष? मनीष वॉज टू द लेफ्ट ऑफ रोहित. ये गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया. सी एक्साइटमेंट में हम भी गड़बड़ कर देते हैं. Manish is to the left of Rohit. So Manish is to the left of Rohit. And then Vineet is between Amish and Nikhil. तो Vineet यहाँ पे है. And Vineet is to the right of Amish. So Amish and Nikhil यहाँ पे है. So right of Manish, Rohit. कभी कभी इतनी इजी क्वेश्चन में हम भी गड़बड़ जाते हैं, एक्साइटमेंट में भूल चूक कर जाते हैं. बट
पहले सॉल्व तो पहले कर दिया था, राइट? जरूरत ही नहीं थी डायग्राम बनाने की यार, डेटा इतना ब्यूटीफुली दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर था। ओके, अगला देख लेते हैं। ऋषि इज एल्डर टू अमन, ब्ला 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 ब्ला। क्वेश्चन क्या है? हु इज द यंगेस्ट? ओके, अगर क्वेश्चन है हु इज द यंगेस्ट, तो जो भी एल्डर्स हैं वो आंसर नहीं होंगे। सो ऋषि इज एल्डर टू, तो ऋषि यंगेस्ट नहीं हो सकता। सनी इज एल्डर टू, सनी नहीं हो सकता। मीनल इज यंगर टू सनी, सनी नहीं हो सकता। बट एल्डर टू अमन, तो मीनल इज एल्डर टू अमन, तो मीनल नहीं हो सकती। अमन इज यंगर टू अनिकेत, तो अनिकेत यंगेस्ट नहीं हो सकता। एल्डर टू रश्मि, तो अमन भी नहीं हो सकता, तो यंगेस्ट ऑब्वियसली रश्मि है। अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही आंसर को निकाल दो। सबसे यंगेस्ट अगर ढूंढना है तो क्लूज में जो भी एल्डर टू समवन है वो सारे एलिमिनेट हो गए, इजी। वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। ओके, ओ हो, 3 क्वेश्चन और वेन डायग्राम के। 96 to 99 आर बेस्ड ऑन द 96, 97, 99, 4 क्वेश्चन। स्टडी द फिगर, रिलेट देम टू द कॉन्सेप्ट। ओके, रोज लोटस फ्लावर, रोज और लोटस सेपरेट लेकिन दोनों फ्लावर के हैं, सो ऑब्वियसली उसमें डायग्राम कौन सा बनेगा? रोज एंड लोटस इंडिविजुअल हैं, दोनों फ्लावर्स में हैं, डायग्राम बन गया। कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आता है, स्टेट कंट्री में आता है, बन गया डायग्राम। जो टीचर है वो राइटर भी हो सकता है, जो राइटर है वो फिलोसोफर भी हो सकता है, जो फिलोसोफर है वो टीचर भी हो सकता है, बन गया डायग्राम। एंड जो डॉग है एंड कैट है वो सेपरेट है बट दोनों एनिमल्स में है, बन गया डायग्राम। मैच कर लो, हो गया आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और सॉल्व करने में 5 सेकंड पर, 4 क्वेश्चन 20 सेकंड में वर्क इज डन। एंड पहुंचते पहुंचते आखिरी क्वेश्चन पे भी पहुंच गए। टीयर इज वीसीसीपी, रोम इज टीएमओसी, व्हाट विल बी द कोड फॉर अ वर्ड? कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर कभी अटेंड करके देखो भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन तो हम 30-30 सेकंड में क्रैक करते हैं। चलो, टीयर इज वीसीसीपी, कनेक्शन क्या है? टी आर एस, टी के बाद यू वी, सी के बाद डी ई, ए के बाद बी सी, पी के बाद क्यू आर। सो +2 -2 +2 -2। एंड रोम में भी देख लेते हैं, RST, MNO, MNO एंड CDE। हो गया +2 -2 +2 -2। तो वर्ड के लिए भी +2 से स्टार्ट करते हैं, WX Y, फिर MNORSTBCDYMTB, ऑप्शन है, मार्क किया, आगे बढ़े। बिलीव मी, 10-15 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगा है, दैट मीन्स 75 मिनट्स में तो आपने पेपर क्रैक कर दिया है, 15 मिनट अभी भी बाकी हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वी वर एबल टू डू। गिन के 5-6 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े टफ थे, शायद छोड़ दिए, राइट? चलो, जीके करंट अफेयर्स में मान लिया कई क्वेश्चंस आपको नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी गलती होगी, बट मैथ्स एंड रीजनिंग के 2 सेक्शंस तो इतने इजी हैं कि ऑलमोस्ट सेंटम उनमें स्कोर किया जा सकता है। सो कहने का मतलब यही है कि विथ इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, विथ इनफ अमाउंट ऑफ स्टडीज, you can definitely solve every question of the PDU exam. And believe me, पेपर का पैटर्न कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, कई सारे क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं। तो पिछले 10-12 साल के पेपर्स एक बार देख लो, बिलीव मी, पीडीयू का रिटन पोर्शन ऑफ द एग्जाम पल भर में क्रैक किया जा सकता है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्प की जरूरत है, कुछ गाइडेंस अगर मिल जाए तो बढ़िया है, तो कॉन्टैक्ट मी। IQ Ideas is the organization I'm from. हम कोचिंग करवाते हैं फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जैसे कि पीडीयू है, लिबरल स्टडीज के दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्स हैं जैसे सिम्बायसिस, बीबीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जैसे एसईटी जनरल, क्राइस्ट, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट, इवन लॉ के बेसिक कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। इन सारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये 4 सेक्शंस कॉमन है। अगर आपको लगता है कि आपको इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आज ही गेट इन टच विद अस एट IQ Ideas, राइट? यू कैन गेट इन टच विद अस ओवर आवर वेबसाइट, सोशल मीडिया पे हमारा प्रेजेंस है। एंड बिलीव मी, with even basic coaching for 30 to 40 days,
you can crack these entrance examinations and get into the college of your choice. So with that, I am ending the session now. अगर आपके कुछ queries हैं तो आप post कर सकते हैं, right? You can DM me, you can leave it as a comment, and I'll get back to you as soon as possible. But till then, have fun, prepare well for your boards, prepare well for these entrance examinations, crack them, and get into your dream college. So here's wishing you all the best. Have a good day.